नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश में 36 विधान परिषद सीटों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है और सूबे की 36 एमएलसी सीटों में से 9 सीट पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी थी और बाकी जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 24 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की है जीत और इस तरह से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही मात मिली है। दिलचस्प बात यह है कि सूबे की जिन 3 एमएलसी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे हैं। निर्दलीय जीतने वाले तीनों ही प्रत्याशी ठाकुर समुदाय से हैं। वाराणसी, चंदौली, भदोही सीट पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह के हाथों मात खानी पड़ी है, शिकस्त का सामना करना पड़ा। अन्नपूर्णा सिंह बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी है। सबसे खास बात यह कि वाराणसी में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। यहां सबसे ज्यादा बीजेपी के ही सांसद और विधायक हैं। प्रतापगढ़ एमएलसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह को करारी मात का सामना करना पड़ा। यहां पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है, जो राजा भैया की जनसत्ता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। अक्षय प्रताप सिंह बाहुबली माने जाते हैं और प्रतापगढ़ सीट से लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की तरह एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी प्रतापगढ़ में जीत दर्ज नहीं कर पाई है और बीजेपी की तीसरी सीट आजमगढ़ में मात खानी पड़ी है, जहां पर बीजेपी एमएलसी यशवंत सिंह ने बगावत कर अपने बेटे विक्रांत सिंह को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा था। आजमगढ़ एमएलसी सीट पर बीजेपी ने रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव को प्रत्याशी बनाया था, तो सपा ने राकेश यादव पर फिर से दांव खेला था। बीजेपी ने यशवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन वो अपने बेटे को जिताने में कामयाब हो गए हैं। भले ही बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में 33 सीट जीत करके अब जीत का परचम लहरा दिया हो, लेकिन जिन 3 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उनमें से 2 सीट बाहुबली और 1 सीट पर बीजेपी के बागी ने ही बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। तो ये आपको वो सीटें हमने आपको बताई हैं, वो सीटों के बारे में आपको बताया है जहां पर बीजेपी पीछे रह गई है। यानी कि 3 निर्दलीय प्रत्याशी जो कि जीत हासिल करते हैं और बीजेपी को बड़ी चुनौती देते हैं। लेकिन वाराणसी में जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, वहां पर ही बीजेपी को एमएलसी चुनाव में हार का सामना आखिर क्यों करना पड़ा? हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। सीटों पर विधान परिषद के चुनाव हुए, जिसमें पहले ही 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव निर्विरोध जीते। 27 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है और 3 सीटों पर निर्दल प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं। वाराणसी से अन्नपूर्णा सिंह, जो ब्रजेश सिंह की पत्नी है, वो चुनाव जीतती हैं, 4234 वोट पाती हैं। ऐसे में दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश यादव, जो 345 वोट पाते हैं और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल 170 वोट महज पाते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट महज 170 वोट पाते हैं। चंदौली की बात कर ले तो चंदौली से 3 विधायक है भारतीय जनता पार्टी की। बनारस से 8 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भदोही के 3 सीटों पर, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। चंदौली से सांसद है बीजेपी के। बनारस से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है और भदोही से भी बीजेपी के ही सांसद है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सारे बीजेपी के होने के बावजूद भी बीजेपी के खाते में महज 170 वोट पड़ते हैं, क्योंकि सुदामा पटेल बार बार ये आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कुछ कार्यकर्ता अन्नपूर्णा सिंह के साथ मिले हुए हैं, वो विश्वासघात कर रहे हैं पार्टी के साथ और शायद यही वजह रहा है कि वो लगातार इस बात को लेकर मीडिया में आते रहे। उनका आरोप था कि तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता वो अन्नपूर्णा सिंह के साथ मिलकर उनके साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में नतीजा शायद चौंकाने वाला ही रहा कि अन्नपूर्णा सिंह के साथ जो लोग लगे थे उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। जिस तरीके से सुदामा पटेल ये दावा कर रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से ये डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में काम की है, उसका शायद फायदा वाराणसी के एमएलसी चुनाव पर उन्हें मिलेगा। लेकिन नतीजा कुछ अलग रहा। उनके पक्ष में नतीजा न जाकर निर्दल प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह के खाते में नतीजा जाता है, क्योंकि तमाम विधायक और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य या प्रधान या फिर नगर पालिका के जो सदस्य रहे, इन तमाम लोगों से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे तो डॉक्टर सुदामा पटेल यहाँ से चुनाव जीतेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
क्योंकि निर्दल प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। अब देखना होगा कि निचले कार्यकर्ता से लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर चूक कहां हुई और कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे डॉक्टर सुदामा पटेल वो महज 170 वोट पर सिमट गए। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश। तो आखिर बीजेपी को नुकसान कैसे पहुंचा है और नुकसान पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी का एक बागी भी नजर आता है। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है। लखनऊ से जरा तस्वीरें हैं, दिखाते हैं आपको। बीजेपी पर आज जीत का जश्न मन रहा है। उसका कारण भी है कि बीजेपी स्थानीय एमएलसी के चुनाव में 33 सीटें जीती है, लेकिन उस जीत के चर्चे से ज्यादा उन सीटों की हार की चर्चे हो रही है जहां पे माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी लीड करेगी। पहली सीट बनारस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र की सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। दूसरी सीट आजमगढ़ मऊ की है जहां कुछ दिन पहले वहां के बीजेपी में जो एमएलसी थे यशवंत सिंह उनको निकाल के पार्टी से बाहर कर दिया था। उसका कारण बताया गया था कि उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है और वो पार्टी विरोधी कार्यों में संलिप्त है। और तीसरी सीट आके रुक जाती है प्रतापगढ़ में जो राजा भैया का गढ़ माना जाता है। चर्चा है, सवालों में मैंने पहले ही कहा कि एक चर्चा है कि क्यों इन सीटों पे चर्चा हो रही है। बुझे मन से लोगों ने कहा कि टी सीरीज फैक्टर का कमाल है जहां पे तीनों सीटें जीती है। तरह तरह के सोशल मीडिया पर आज पोस्टें आ रही है। किसी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन लोगों को आशीर्वाद मिला है, तो कुछ लोगों ने बताया कि वहां पार्टी चूक कर गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वाराणसी से एमएलसी प्रत्याशी आप सुदामा पटेल का आखिर क्या कहना है, जरा वो भी आप सुनिए। विधान परिषद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सुदामा पटेल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सुदामा जी, कहाँ कमी रह गई कि आपको चुनाव हारना पड़ा? अब कमी कहाँ रह गई ये तो आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग देखे होंगे कि हमारे पार्टी के कितने लोगों की गाड़ियां लगी हुई है अन्नपूर्णा सिंह जी के स्वागत में। इसी से समझिए उनके आरओ टेबल से लेकर मतगणना कराने में जितने कार्यकर्ता लगे हैं उसमें 10 ही कार्यकर्ता मतगणना कराने में लगे हैं, उसमें से 5 हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं। वो किसी न किसी दायित्व पे रहे हैं, अभी वर्तमान में नहीं है, पूर्व में है, साल भर पहले रहे, 6 महीना पहले रहे। डीएम के यहाँ जाते होंगे तो बताते होंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, हम जिले के उपाध्यक्ष हैं, महानगर के उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी हैं। ऐसे लोग उनकी गिनती करा रहे हैं तो हमारी कहाँ स्थिति बनती है? क्या किसी के प्रभाव में आकर आपके जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी उनके साथ रहें, या फिर मतलब किस तरीके की चीज़ें आई कि लोग उनके साथ चले गए? आप बाहर देखिए, चीज़ें साफ हो जाएगी। बाहर अन्नपूर्णा सिंह जी का जुलूस निकलने वाला है तो बाहर देखिए, आपको चीज़ें साफ हो जाएगी। हमसे कुछ मत पूछिए। आप तीसरे नंबर पर हैं। बनारस, भदोही और चंदौली में अगर मिलाकर देखा जाए तो 14 विधायक हैं यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी का ये वर्चस्व रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती थी कि सारे सीटों पर हमारे जो विधान परिषद के मेंबर है वो जीतेंगे, लेकिन आप तीसरे नंबर पर बनारस में आए। इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे हैं, 5वें, जब हमारे ही लोग हैं जो उधर स्वागत में लगे हैं, हमारे ही लोग उनकी गिनती में लगे हैं, तो हम क्या बता सकते हैं उसमें? क्या पहले से आभास था क्या कि सारे लोग उनके साथ हैं, इंटरनल आपके साथ सिर्फ ऊपर से ही? पहले से तो आभास नहीं था, लेकिन चुनाव के दिन तो जरूर आभास हो गया था कि हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता उनके लिए मत करने के लिए कह रहे थे। आज के दिन निर्दल और कल से भाजपा का। ये बताइए कि बनारस में कुल 8 विधानसभा पर 8 विधायक मतलब भाजपा के हैं। एक भी विधायक आपके साथ आज नहीं खड़ा हुआ, ना देखने को मिला कि आपके साथ कोई बड़ा नेता भाजपा का जो आपके साथ मौजूद रहा हो? ये हमारा विषय नहीं है। हम प्रत्याशी हैं, हम चुनाव दमदारी से लड़ सकते हैं। ये मेरा विषय नहीं है कि कौन विधायक मेरे साथ हैं, कौन नहीं है। ये मेरा विषय नहीं है, ये संगठन का विषय। कोई गिला शिकवा, कहीं शिकायत करेंगे? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। जो मिला वो भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति पार्टी कहेगी काम करना है तो करेंगे, नहीं कहेगी तो नहीं करेंगे।
तो ये थे सुदामा पटेल, जिनका साफ कहना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताएं थे वो कहीं न कहीं अन्नपूर्णा सिंह के स्वागत में आज लगे हुए हैं और पहले से ही उनके साथ मौजूद थे। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़। तो सुदामा पटेल के मन की टीस भी है, कुछ गहरे शब्दों से वो निशाना साधते हुए नजर भी आ रहे हैं, लेकिन बचते हुए डिफेंसिव मोड में भी आप उनकी बातों को आप देख सकते हैं। लेकिन जरा जल्दी से बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता विजय खेरा साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से नेता अशोक यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनुज अग्रवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर उन्मुक्त मिश्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है और शुरुआत उन्मुक्त जी आपसे ही कर रहा हूं। उन्मुक्त मिश्रा जी, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह बन रहा है कि प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये मुकाबला मुख्य तौर पर दो पार्टियों के बीच का नजर आ रहा था, लेकिन दूसरी समाजवादी पार्टी तो बहुत पीछे चली गई, उसकी बात भी हम बात भी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। एक बड़ी जीत तो दर्ज की है, बहुमत हासिल कर लिया गया, लेकिन उन 3 सीटों पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और खास करके वाराणसी की सीट जहां पर खुद प्रत्याशी सुदामा पटेल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाहर से दिखाने के लिए साथ थे, लेकिन भीतर खेल चल रहा था। बिल्कुल, देखिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जो एमएलसी का चुनाव है उसमें वाराणसी की सीट नहीं जीतना बीजेपी के लिए बहुत ही जो है सेटबैक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहीं से सांसद हैं और दूसरी बार सांसद हुए हैं और 2 बार के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में वाराणसी की सीट को अगर बीजेपी हारती है तो ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए झटका है। हालांकि जो अंदरूनी तौर पे कहा जा रहा है उसमें यह है कि जो ब्रजेश सिंह थे उनके साथ बीजेपी के लोग जुड़े हुए थे और ये बात पहले से मीडिया में भी पता थी लोगों को, और सुदामा ने खुद जो है वो इस बात को कह के, सुदामा पटेल ने, कि जो एक तरीके से कहा जाए तो सुदामा पटेल तो बिल्कुल वही वाला शेर कह रहे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। क्योंकि वाराणसी में जो है पानी कम ही था, वाराणसी तो पूरा बीजेपी का क्षेत्र रहा है, और ऐसे में सुदामा पटेल का तीसरे नंबर पर आना वो ये साबित करता है कि बीजेपी में जो अंदरूनी तौर पर जो पूरी बीजेपी थी वाराणसी में, वो एक तरह से अन्नपूर्णा को ही चुनाव लड़ा रही थी। क्योंकि ये माना ही नहीं जा सकता, जिस तरह से बीजेपी के वहां से विधायक जीते हैं, जिस तरीके से वहां से सांसद हैं, आस पड़ोस के जिलों से हैं, तो सब मिला के अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए वो सीट आसानी से निकल सकती थी, और ऐसे में उस सीट को हारना और तीसरे नंबर पे आना ये साफ तौर पे दर्शाता है कि जो पूरी बीजेपी वहां की थी, जो जिले का संगठन पूरा था, वो एक तरह से अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में खड़ा हुआ था। जी बिल्कुल, और इसी वजह से और बाकी रह गई जो 2 जगहों की बात हम और करेंगे कि चाहे वो आजमगढ़ हो या प्रतापगढ़, या प्रतापगढ़। देखिए आजमगढ़ में यह था कि आजमगढ़ से जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ था, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी ने सारी सीटें जीती थी, तो ये कहा जा सकता था कि बीजेपी के लिए वहां पे थोड़ा मुश्किल है। यही हाल प्रतापगढ़ का था। प्रतापगढ़ में सब जानते हैं कि राजा भैया वहां पे जीतते ही जीतते हैं। राजा भैया ने इस बार भी जो है 2 सीटें जीती, और ये था कि वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी राजा भैया का ही है। तो सब मिला के जो राजा भैया की पार्टी थी उस वहाँ से ये माना जा रहा था कि हाँ अच्छी टक्कर देगी। तो ऐसे में ठीक है कि चल होता है कि ऊपर नीचे हुआ, लेकिन आजमगढ़ और प्रतापगढ़ की बात इसलिए अलग है और वाराणसी की बात बिल्कुल अलग है। वाराणसी पर बीजेपी को सोचना पड़ेगा, बीजेपी संगठन को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार अपने ही लोगों ने ऐसा क्यों किया। हाँ। जी, निर्दलीय की छवि के तौर पर इसको देखें या फिर ये कह लें कि बाहुबलियों को ज्यादा प्रमोट कर दिया गया या उनका दबदबा अभी भी है, ये मानना होगा और इसको भूलना नहीं है। उन्मुक्त जी, बिल्कुल, देखिए बाहुबलियों की अगर बात करें तो ब्रजेश सिंह बाहुबली हैं। सबको पता है कि ब्रजेश सिंह माफिया हैं, उनके आता है उनका नाम सीधे सीधे साफ तौर पर माफियाओं में आता है। सबको पता है कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों के बीच में पुरानी दुश्मनी चलती है। यही हाल जो है राजा भैया का है, राजा भैया को बाहुबली कहा जाता है और कुंडा में राजा भैया की ही चलती है, ये सबको पता है। और ऐसे में ये सीधी सी बात है कि एक तरह से देखा जाए, हाँ बस यहाँ पर यशवंत सिंह थोड़ा सा अलग आते हैं। यशवंत सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी से निकाले गए क्योंकि वो अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे थे, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला था और यशवंत सिंह ने यह ठान लिया था कि नहीं बेटे को इस बार जितवाना है और यशवंत सिंह ने वो करके दिखाया भी। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि इतना सारा सरकारी अमले से लेकर पूरी पार्टी जो इतनी बड़ी थी वो सब जहां जुटी हुई हो और ऐसे में अपने बेटे को निर्दलीय जितवा के लाना। यशवंत सिंह का नाम बाहुबलियों में चूंकि नहीं आता है, इसलिए हम तीनों सीटों पर नहीं कह सकते कि तीनों सीटों पर बाहुबलियों की जीत है, लेकिन 2 सीटें जरूर बाहुबलियों के खाते में गई। और राजा भैया चूंकि कोई निर्दलीय प्रत्याशी वहां नहीं था, राजा भैया का
कि अपनी पार्टी जनसत्ता दल से जो है वो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो है उससे लड़ रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के बाद अगर कोई सेकंड नंबर की पार्टी बनी यूपी में एमएलसी चुनाव में तो वो राजा भैया की पार्टी। समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन राजा भैया की पार्टी ने एक सीट जीत ली। हाँ ठीक है, ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत चिंताजनक स्थिति बन चुकी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आते हैं और उसके बाद एमएलसी में जो मुख्य मुकाबले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी माना जा रहा था, और समाजवादी पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे थे कि इसमें तो जीत मिलेगी, लेकिन कहां तक पहुंचे हैं, संख्या जो है वो 0 तक आकर के सिमट जाती है, खाता नहीं खोल पाता है। ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। लेकिन शुरुआत विजय खेरा जी, अब बड़ा सवाल तो ये बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत तो हासिल कर लेती है, लेकिन सर ये तो बताइए कि जो प्रत्याशी हैं वो खुद सवाल उठा रहे हैं, इन 3 सीटों पर हार के क्या कारण नजर आ रहे हैं आपको, और जो कि प्रत्याशी खुद बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अंदर अंदर कुछ और गेम चल रहा था, ये पहले से क्या समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं चल पाया, ऊपर से बाद में जब नतीजे सामने आया तब समझ में आया कि ये अच्छा बैकग्राउंड में ये खेल भी चल रहा था पर्दे के पीछे से। पहली चीज तो यह है कि हम जितनी सीटें जीते हैं हम इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं। पार्टी भी समझती है कि हमने काफी सीटें जीती हैं। अब 3 सीटें अगर हारे हैं 36 सीटों में, तो कभी 100% सीटें कभी कोई चुनाव में वाराणसी की सीट हारना विजय खेरा साहब, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी, अभी उन्मुक्त जी ने यही बताया ना कि वाराणसी की सीट जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, वाराणसी की सीट जहां से आप सारे विधायक, आपके सांसद सभी जीत करके आते हैं, तब भी आप जिता ना पाए, ये तो मंथन करने का विषय है। प्रतापगढ़ और वाराणसी, इन दोनों 2 सीटों के ऊपर बाहुबली धनाढ्य लोग जीते हैं। अब जैसे प्रतापगढ़ में बाहुबली तो जीता है, लेकिन वो लोग उसको माफिया, वहां के लोग नहीं समझते, माफिया एक्टिविटीज भी ना होंगी शायद उनकी, वो विधायक भी जीतते रहे, आज नहीं हमेशा से जीतते रहे हैं, वो एमएलसी की सीट भी उन्होंने जिता ली। रहा बनारस का, तो बनारस में भी यही है, यही हाल है कि वो बाहुबली हैं, सभी जानते हैं, आप भी कह रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। हमने जिसको टिकट दिया वो बाहुबली के सामने नहीं जीत सका है। अब इस पे पार्टी विचार करेगी कि क्या कारण थे, क्यों हम वो सीट हारे। नहीं, कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, जो पूरा सिस्टम है बीजेपी का, वो सब लगा हुआ था दूसरी तरफ जिताने के लिए, इसलिए हार हुई है बीजेपी की प्रत्याशी की। उनका कहना है कि भीतरघात हुआ है उनके साथ। अब उसके ऊपर पार्टी, अब जैसे हमेशा होता है, उस पर जांच करेंगे, उसका आकलन करें, आकलन के बाद वो उसकी कार्रवाई भी करेंगे, सवाल ही है। लेकिन हम जब बता रहे हैं आपको 36 में से अगर हम 3 सीटें हारे हैं, तो 2-3 सीटें हारना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। हम 33 सीटें जीत के बहुत खुश हैं और हम काफी सीटें जीते हैं, और कारण भी उसका सीधा सीधा ये है कि इन चुनाव में निर्दलीय वोट बहुत काम करता है, और निर्दलीय वोट हमेशा उस पार्टी के साथ जाता है जिसके साथ जनता जाती है। अब निर्दलीय लोगों ने जो चुने गए हैं स्थायी निकायों में, उन्होंने देख लिया कि पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता योगी और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रख रही है, उन्हें वोट दे रही है। नहीं तो आप पहले से हार मान के चल रहे थे, आना स्वाभाविक था, लेकिन जहां आप पहले से सरेंडर कर चुके थे, नहीं आए हमारे पास, आप पहले से सरेंडर कर चुके थे। हम ये कह रहा हूं, जहां पर बाहुबली लोग थे वहां निर्दलीय वोटों का समर्थन हमको प्राप्त नहीं हो पाया है। हाँ। जबकि सब जगह निर्दलीय वोट उनके साथ गए जहां जनता गई थी साथ। हाँ। यहाँ आपने देखा होगा प्रतापगढ़ में विधायकी के चुनाव में भी, असेंबली के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, राजा भैया के साथ गई थी। इसी तरह से जो बागी वाली सीट हम हारे हैं, कह रहे साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो चिंतन का विषय है अब, खास करके वाराणसी। आप प्रतापगढ़ की भी बात कर रहे हैं। हाँ, वो चिंतन का विषय तो है ही है। हाँ। अब जैसे बागी वाली सीट भी जो हम हारे हैं आजमगढ़ की, हाँ। वो भी चिंतन का विषय है। हम भारतीय जनता पार्टी का पहले एमएलसी रह चुका है, लेकिन एक प्रकृति के अनुसार हम बेटों को नहीं टिकट दे रहे थे, कहीं पर जहां भी कोशिश थी, जहां भी हो सका नहीं दिए टिकट, उससे उन्होंने बागी गए। बागी में हो सकता है बहुत सारे बीजेपी के लोग भी चले गए होंगे, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी बटा हुआ होता है, कोई किसी ग्रुप में, कोई किसी ग्रुप में। तो ये कारण उसका हो सकता है, पर उस पर चिंतन और विचार करेंगे। पर ये 2-3 सीटों का हार जाना 36 में, इट्स जस्ट नथिंग। चलिए, आप कह रहे हैं कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं अशोक यादव जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा अनुज जी को जोड़ लेता हूं। अनुज अग्रवाल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय खेरा साहब तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो सामने आ चुकी है, जो प्रत्याशी के द्वारा बयां की जा रही है, वो कुछ और है। वो ये बता रही है कि खतरे के संकेत हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट को जब टिकट दिए गए, उसके बाद भी समीकरण बड़े बदले गए।
बहुत सारे समाजवादी के कैंडिडेट जो हैं एकदम उन्होंने टिकट मिल गया, इलेक्शन डिक्लेयर, उनका नाम डिक्लेयर हो गया, उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया और बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। 9 सीटों पे ऐसा हुआ। तो यहाँ भी कुछ इक्वेशन चेंज हो गई इंटरनल। तो बीजेपी में या इन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इनमें सब कुछ सामने नहीं होता, पर्दे के पीछे ही बहुत कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट दिख रहा है कि अगर ब्रजेश सिंह की पत्नी जीती है तो बीजेपी के कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का शह और समर्थन रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। और राजा भैया या उनके साथ उनका जो भी कैंडिडेट जीता है वो भी राजा भैया की कोई बीजेपी से संबंध कोई खराब नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको जिताने में भी थोड़ी बहुत सपोर्ट बीजेपी की रहेगी। उन्हें बीजेपी को समझ में आ गया हो कि हम नहीं जीतेंगे यहाँ पर, तो अच्छे से राजा भैया को जिता दो। तो ये एक तरीके से फ्रेंडली फाइट ही थी। और बीजेपी के लिए अपने व्यक्ति को जिताना से ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि इक्वेशंस जिताए। और जो आफ्टर सीट डिक्लेरेशन जो उनके सेटलमेंट हुए होंगे, जो इंटरनल इनकी टाई अप्स हुए होंगे या जो समझौते होंगे, उसके बेस पर उन्होंने जिताया। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को डायरेक्ट हार है। इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब इतना बड़ा गेम है, इसमें छोटे मोटे खेल चलते रहते हैं, छोटे मोटे खेल होते रहते हैं। ये छोटी मोटी हार है। उन्मुख जी, उन्मुख जी, उन्मुख मिश्रा जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए विजय खेड़ा साहब ने जो कहा है मैं उसी बात पे कहना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं जो विजय खेड़ा साहब ने कहा है मैं उसी बात पर आ रहा हूं। उनका कहना यह है कि हाँ ठीक है, बाहुबली जीते। तो सवाल यह है कि क्या बाहुबली एक प्रधानमंत्री का जहां क्षेत्र है उससे बड़ा हो जाता है? दूसरी बात उन्होंने ये कही कि राजा भैया वाली बात कही प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ में 2 सीटें जो हैं वो राजा भैया जीत पाए। प्रतापगढ़ में 4 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है, लेकिन बाकी सीट जो थी वो बीजेपी के खाते में गई, यानी कि वहां से जनता ने बीजेपी को पसंद किया। यही हाल वाराणसी की जैसे बात हम कर रहे थे, तो वाराणसी में सारी की सारी सीट बीजेपी जीत गई। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो बाकी लोग थे, जो निर्दलीय लोग होते हैं वो, अरे वही निर्दलीय लोग जो थे उन्होंने बीजेपी को जितवाया था। और आज की तारीख में जब एमएलसी का चुनाव आया तो उन्होंने एक बाहुबली को पकड़ा। ऐसा क्यों? इस बात पे बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा। दूसरी बात है आजमगढ़ की। आजमगढ़ में तो कोई बाहुबली था ही नहीं। वहां पे तो यशवंत सिंह अपने बेटे को लड़ा रहे थे। यशवंत सिंह का नाम नेताओं में आता है, ना कि बाहुबलियों में आता है। तो सीधा सीधा सा एक खेल है कि बीजेपी के अंदर भीतरघात हुआ। उसकी वजह चाहे ये रही हो कि 3 जगह कि 3 लोगों की बात करें, रघुराज सिंह, यशवंत सिंह और ब्रजेश सिंह, 3 के तीनों जो थे वो एक ठाकुर लावी के थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ जो है, बहुत सारे लोग जो वहाँ के थे बीजेपी के, वो सारे के सारे इन लोगों के साथ खड़े हो गए जाके। इस बात को भी बीजेपी को देखना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम 36 में से हम 33 सीटें जीत गए तो हमने जो है जग जीत लिया। कहना ये जरूरी है कि भाई हम वाराणसी जैसी सीट हार गए, जिससे कि एक तरीके से सम्मान जुड़ा हुआ था, वो सीट अगर हार गए हैं, उसके बाद भी अगर बीजेपी ये कहे कि नहीं हम इतने से खुश हैं, तो इसका मतलब है कि जो है बीजेपी को नए सिरे से जो ऊपर बैठे लोग बीजेपी का कमान है उसको ये सोचना पड़ेगा कि वाराणसी जैसी सीट हारने के पीछे वजह क्या थी। वजह क्या थी, ये वजह आपको समझनी होगी। विजय खराज साहब जरा जल्दी से रिएक्शन मैं इस पर लूंगा, उसके बाद मैं अशोक जी आपके पास आता हूं। खैरा साहब, ये पर्दे के पीछे आप ये कह करके सिर्फ आप ये सोच लें कि नहीं जी हमने जीत तो हासिल कर लिया, हमने बहुमत भी हासिल कर लिया, लेकिन सिर्फ 3 सीटें तो हमने छोड़ दी हैं। लेकिन ये जो खेल है ना पर्दे के पीछे का, ये कुछ गिव एंड टेक वाला भी था। अभी एक बात ये कह रहे थे कि निर्दलीय कह के बात समाप्त नहीं हो जाती है, तो शायद वो बात को समझ नहीं पाए हैं। पहले विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें जनता ने वोट डाला और जनता के स्थानीय निकाय के चुने हुए प्रतिनिधि अलग थे, उनकी अपनी सोच रही होगी, किसको वोट दिया उन्होंने, किसको वोट दिया वो हम नहीं कह सकते, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब निर्दलीय को समझ में आ गया है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यूपी के लोग, तो उन्होंने ये सोचा कि हमको भी जनता की राय के साथ चलना चाहिए, इसलिए हम इतनी सीटें जीते। अब जहां तक सवाल है, इस राजा भैया की बात है, वो कितने 20 वर्षों से जीतते चले आ रहे हैं, किसी की सत्ता हो कुछ भी हो, उनका अपना काम है क्षेत्र में, और हमेशा जीतते आए हैं। वो इस बार भी जीते थे विधानसभा में। और एक सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि फ्रेंडली फाइट चल रही थी क्या? आप भी मान करके चल रहे हैं कि राजा भैया का दबाव था, ब्रजेश सिंह वहां पर बाहुबली हैं, तो ये फ्रेंडली फाइट थी क्या? भारतीय जनता पार्टी में फ्रेंडली फाइट कभी नहीं होती है, न कभी ये हुआ है, न ये हमारी पद्धति है।
हम जिसको लड़ाते हैं उसी पर दाव लगाते हैं। इसीलिए हमने आपसे बता, जो भारतीय जनता पार्टी से आजमगढ़ में चले गए थे, जिनका बेटा जीता है, एक्चुअली उनकी आस्था तो भारतीय जनता पार्टी में है। ठीक है, हमने समझा कि हम उनको टिकट नहीं देंगे, तो हम लोग टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए अब ठीक वो है, जीत गए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के उन्हें वोट मिले होंगे, जरूर मिल सकते हैं, ठीक तभी है। वो जीते हैं, हाँ। बटे होंगे। हाँ। तो वो भी एक बात है, उस पर यही भी तो हम कह चिंतन रहे हैं कि होगा। सर चिंतन का ये मुद्दा है, ये चिंतन का विषय है, यही तो इस बात को विचार करना होगा। मैं वापस लौटूंगा। जी, हाँ, चिंतन का तो है, हाँ। चिंता का नहीं है। लेकिन हाँ, ये चिंता का आगे आने वाले समय में कारण बन सकता है विजय सर। खेरा साहब, विजय खेरा ये साहब, बीमारी का अगर विजय सही खेरा समय पर साहब, इलाज ना मैं होना तो ये जानना नासूर बन जाती है। 2-4 सीटें हारना इतना कभी हाँ। हो सकता है कि 100 में से 100 सीटें किसी को विजय खेरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, विजय खेरा साहब, उन्मुख जी। हाँ, हाँ, अशोक जी आता हूँ, अशोक जी आता हूँ। सिर्फ हाँ, ये जानना है आपसे कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, राजा भैया वहीं से हैं, लेकिन जनता को ये लगता है, ऐसे ही मौके होते हैं जब जनता ये सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ 3 विधायक जो लोग जीते हैं एमएलसी की सीट, वो 3 के तीनों ठाकुर, ऐसा क्यों? जनता, और जब भी ऐसा कुछ होता है तभी जनता सवाल उठाती है। हाँ। तो जब भी ऐसी स्थिति आएगी, बीजेपी से सवाल किया जाएगा। कह रहे साहब, अब जातिवाद से आप बाहर निकलिए। भारतीय जनता पार्टी में जातिवादी बात कुछ नहीं होता है। हाँ। हमारे यहाँ तो लेकिन- एससी को लेकिन- राष्ट्रपति बना देते हैं, साउथ वाले को उपराष्ट्रपति बना, सब में कुछ नहीं चलता जातिवादी बात। आप ये सोचिए, संकीर्ण विचारधारा में हमको सोचने की नहीं, ये तो जरूरत है, होता है ना सर, ये कई बार देखा जाता है। खेरा साहब चलिए, अच्छा ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ। अशोक यादव जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। अशोक जी, आप तो बड़ा क्या माहौल बताएं? जो नंबर गेम है वो तो बड़ा निराशाजनक है, लेकिन बीजेपी के लिए जो वाराणसी सीट से जो खबर आ रही है वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद नजर आती है। बड़े देर में नंबर आया, सब लोगों ने 2-2 बार बोल लिया कि लम्हा लम्हा यहाँ मचलता है, लम्हा लम्हा यहाँ मचलता है, कोई गिरता कोई संभलता है, कोई गिरा है कोई संभला है। लेकिन भविष्य के लिए एक शेर पढ़ता हूं कि होश उड़ जाते हैं जमाने के, वक्त जब करवटें बदलता है। आगे चल के वक्त करवट बदलेगा, लेकिन जहां अभी नहीं, आपने मेरे दल की बात करी, अभी तो बात चल रही थी 3 सीटों की, तीनों सीटों पर बाहुबली जीत। देखिए, ये जो चुनाव होता है, ये निश्चित मानिए, ये धनबल और जनबल का चुनाव नहीं होता है, ये बाहुबल का और धनबल का चुनाव होता है। जो 3 आदमी जीते हैं वो बाहुबल धनबल से बहुत ज्यादा थे, तो भाजपा के तीनों हार गए। हमारे दल ने इस बार, देखिए मेरी खुद बात हुई थी टिकट से पहले, हमारे दल ने इस बार साफ कर दिया था कि पार्टी को अच्छा रखना है, पार्टी को अच्छा बनाना है, कोई बाहुबली कोई धनबली हमें प्रत्याशी नहीं बनाना है, हमें कार्यकर्ता प्रत्याशी बनाने हैं। मैं समझता हूं जितने जीते हैं भाजपा के लोग, उसमें ज्यादातर बाहुबली और धनबली हैं। नहीं तो आपने तो किसी एक प्रत्याशी को भी नहीं चुना ना, किसी एक प्रत्याशी को। अरे हमको कोई ऐसा एक प्रत्याशी नहीं जो आपके जो सपने हैं उस पर खरा उतरे। हमने अपने कार्यकर्ता उतारे थे, कोई बाहुबली कोई बड़ा उद्योगपति नहीं उतारा था। इस बार ये बात शुरू हो गई थी कि जितना वोट मिले उतना मंजूर है, लेकिन मैं कोई बाहुबली कोई धनबली नहीं उतारूंगा, अच्छे कार्यकर्ता उतारे। इसका परिणाम क्या हुआ सर? आपके यानी कि असल मायने में जो कार्यकर्ता था उसको पसंद नहीं किया। हमें हर जगह वोट तो मिला है, हमें हर जगह वोट मिला है। 1012 उन्हें मिले 3, हमें मिले 1000, हमको 800 मिले, उनको मिले 4000, हमें वोट तो मिला। हम धरातल पे है, तो धरातल पे लड़ाई भी लड़ लेंगे। सर नंबर कितने आए फिर? सीट के साथ देखिए ना सर, ये फेल पास का खेल होता है, ये फेल पास का खेल होता है। जो रिपोर्ट कार्ड सामने आती है ना, तो उसी के आधार पर पता चलता है कि बच्चा पास हुआ कि फेल हुआ, उसको कंपार्टमेंट आई है या उसने डिस्टिंक्शन लेकर के आया। अरे मैं तो हार तो मानता ही मैं अपनी, लेकिन हम नीचे कमजोर नहीं हुए। हमारे 1000 वोट, कहीं 1200 वोट, कहीं 800 वोट। उन्हें देखिए, साथ में प्रशासन उनके है, साथ में ताकत उनके है, सत्ता की ताकत उनके साथ है। सारी ताकतों के बाद हमने कोई बाहुबली खड़ा नहीं किया। नहीं यादव जी, अगर यही आरोप आप लगा रहे हैं ना, तो खेरा साहब तो इसका जवाब यही देंगे ना, भारतीय जनता पार्टी जो ये 3 सीटें हैं वो छूट कैसे जाती फिर? छूट, अरे वहां बाहुबली ज्यादा बड़े मिल गए उनको, भाजपा के बाहुबलियों से ज्यादा बड़े बाहुबली मिल गए, इसलिए जीत गए। उनने वहां कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। बनारस जैसी सीट पे हारना ये भाजपा के लिए बहुत शर्म की बात है। अच्छा, और तो छोड़ दो आप, अच्छा हर सीट पर हारना। अरे हम तो मानते हैं ना। देखिए, आपने सबसे आखिरी बोला, आपने शुरू में कहा था कि सीटें नहीं मिली, फिर भी हम बात करेंगे। अरे बात तो हमेशा करेंगे हमने कहा नहीं, वक्त बदलेगा तो हालात बदल जाएंगे, एक दिन गम से बहुत दूर निकल जाएंगे। देखिए, सत्ता में हमेशा मेरे पास सत्ता नहीं होती है। राजनीति का मतलब होता है विपक्ष भी और सत्ता भी। जितने नेता हमारे देश के बड़े हुए हैं वो सत्ता पे हमेशा नहीं रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल सत्ता पे रहे, मोदी जी का पूरा संघर्ष था भैया 7 साल हुए हैं, मुलायम सिंह जी
3 बार मुख्यमंत्री बने हमेशा, तो हर आदमी सत्ता में रहता नहीं हमेशा। हमारा काम है जनता का निर्णय स्वीकार करके सड़कों पे आके जो सरकार है उसे चेताना, गलत काम करती तो उसका विरोध करना, अच्छा काम करती उसका समर्थन करना। ठीक है, हम तो खैरा जी को बधाई देंगे भाई। हाँ ठीक है, मैं अनुज जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा उन्मुख जी में एक सवाल, ये बड़ा वाजिब सा सवाल भी है कि हम देख रहे हैं कि सियासी समीकरण, शुरुआत में हम फाइट भी मान रहे थे, ये आमने सामने की सीधी सीधी टक्कर थी, लेकिन आकलन शुरुआत से ही किया जाता रहा कि आमने सामने का मुकाबला था, बीजेपी समाजवादी पार्टी आमने सामने है, लेकिन समाजवादी पार्टी को असेसमेंट करने में, ठीक है सर, एक मिनट में वापस आता हूं अशोक जी। प्लीज, हमने चुनाव वाले तो 9 तारीख को कह दिया था, जितनी आपाधापी गाड़ियों में पैसा भर के लोग चले हैं, जिस तरह पैसा बांटा गया है उस तरह से हमें मालूम था रिजल्ट क्या होने वाला है। हम तो रिजल्ट जानते थे पहले से कि रिजल्ट ये आएगा। ये जरूर खुशी हुई कि हमारे प्रत्याशी 27 जगह लड़े, चलिए अच्छा, 800-900 वोट मिला। ठीक है, आप आरोप लगा रहे तो जरा जवाब ले लेता हूं। खैरा साहब जरा जवाब दीजिए, ये कहा जा रहा है कि सिस्टम आपका, सारी चीजें आपकी, तभी तो जीत आपकी। ये अभी कह रहे थे बाहुबली लड़ा है, अनूप गुप्ता बाहुबली है क्या? निर्विरोध जीता है। रामचंद्र जी को आप बाहुबली बोलेंगे क्या? लखनऊ से क्या बात कर रहे हैं आप? बाहुबली लोगों को मारा पीटा गया है, घसीटा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं, ये तो टेलीविजन पे दुनिया ने देखा है। तीन जगह तो तीन जगह मैं जानता हूँ जहां प्रत्याशी को पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, उसका पर्चा फाड़ा गया। अब अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आशु यादव जीते एटा से। आशु यादव भले लड़के, ऐसा नहीं है, हम नहीं कहते, हमारे तो रिश्तेदार भी हैं, वो भले भाजपा के हैं, लेकिन हमारे प्रत्याशी के साथ जो गलत व्यवहार किया गया, कपड़े फाड़े गए, उसको घसीटा गया, कमरे बंद कर लिया गया, पुलिस देखती रही, आखिर इसके पीछे कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ, जानिए ना, पहले आपने कहा था हमने बाहुबली लड़ा है, हमने उसका जवाब दिया है। अब आप दूसरी बात का जवाब कर रहे हैं। हर चीज का वीडियो होता है, हर चीज के लिए मीडिया होता है। आप मीडिया है, वीडियो है, कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, जाइए ना। नहीं जाएंगे आप, क्योंकि गुंडागर्दी आपने की है, इसलिए जाओगे नहीं। जाओगे एक बार देखें तो सही। कौन सुनने वाला है? कौन सुनने वाला है? संवैधानिक संस्थाओं पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना यादव साहब। सुनने वाला नहीं है यादव जी, संवैधानिक संस्थाओं पर तो भरोसा करेंगे ना। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे करते थे तो आपका भरोसा नहीं होगा इनमें, क्योंकि आप करते आ रहे थे। शायद ऐसा होगा तो अलग बात है। अरे मुकदमे का पता नहीं मुझे कल क्या होगा, मुकदमे कायम हुए हैं, कोर्ट में किसका भरोसा? अब जनता आपको हरा रही, लोग हरा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करिएगा। तो मैं तो हार मंजूर करता हूं ना, मैं कब कहता हूं। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अनुज अग्रवाल जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। ठीक है खैरा साहब, ठीक है, मैं वापस लौटता हूं। अनुज अग्रवाल जी, अब सवाल तो ये है कि एक तरफ 3 सीटों को लेकर के बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है। ये कहा जा रहा है कि बाहुबली सीट है, चलिए ठीक है, वो अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बाकी तो सीट हम जीत गए ना, इससे भी संतोष हमें करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी, जिसमें मुख्य तौर से मुकाबले में वो पार्टी खड़ी होती है, लेकिन अब अशोक यादव जी ये मान रहे हैं, ये पहले से ही कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही सोच करके चल रहे थे कि सरकार इनकी है तो इसलिए जीत इनकी होगी। लेकिन शुरुआत में तो नहीं मान रहे थे ना, चुनाव के पहले तो परिस्थितियां दूसरी थी, तब तो पुरजोर तरीके से दावा किया जा रहा था कि कोई और दूसरा दल नहीं है, सिर्फ मुकाबले में समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल यही अपेक्षा थी। कम से कम 25% इनके एमएलए की सीटें थी, तो 25% एमएलसी की सीटें भी इनकी आनी चाहिए थी। और जिस तरीके से, जितने खराब तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, ये शर्मनाक बात है इनके लिए। इन लोगों का कहीं ना कहीं जनता पर पकड़ खत्म हो गई है, कहीं ना कहीं ये अपने कार्यक्रमों से भटक गए हैं। क्योंकि जब तक मुलायम सिंह जी थे, बड़े जमीनी और जुझारू नेता थे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार किया और उसको खड़ा किया। लेकिन जो नई नेतृत्व है, नई लीडरशिप है, कहीं ना कहीं भटक गई है। ये आज इस सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए है कि अब पूरी मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी से विधान परिषद में आ गई है। और ये अपने आप में आज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि 3 सीटें तो चलिए, तो हर जगह समीकरण बदलते रहते हैं, आगे पीछे, पर्दे के पीछे। राजनीति में शुद्ध और सही राजनीति होती कहाँ है बताइए ना। तो सब जोड़ तोड़ जुगाड़ सब चलता है। तो लेकिन अब सबसे बड़ी जो आज की वो है कि एक तो आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए समाजवादी पार्टी को। बीजेपी के लिए इतना जरूरी नहीं जितना समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए हमें अपने प्रदेश के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बीजेपी ने चूंकि 2/3 मेजोरिटी अब विधान परिषद में ले ली है, तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उससे जो उसका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और उसके लिए कोई भी कानून पास कराना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तो एक नए इरा में, एक नए फेज में उत्तर प्रदेश प्रवेश कर रहा है। हाँ ठीक है, और इसके आने वाले समय के अंदर क्या परिस्थितियां बनेगी, उसको लेकर के भी जरा चर्चा करेंगे। लेकिन उन्मुख जी, एक सवाल यहाँ पर ये अखिलेश यादव को लेकर के बड़ी चिंता इस वक्त है, क्योंकि अनुज अग्रवाल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ये बता भी रहे हैं कि आने वाले समय के संकेत क्या है और इसमें कितनी बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए। बहुत अच्छी तरीके से लड़ा, विधानसभा के अंदर भी कुछ नंबर पहले के मुकाबले अच्छे आते हैं, और उम्मीद ये की जाती है कि एमएलसी चुनावों के अंदर मुख्य मुकाबले में अगर वो हैं तो कुछ नंबर, कुछ सीटें तो उनके पास भी आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ कारण, असेसमेंट इसके पीछे?
जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप खुद देख रहे होंगे, हम सभी लोग देख रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जो गेस्ट बन के हमारे मेहमान हैं, वो भी सब देख रहे होंगे। इलेक्शन ख़त्म होता है, 10 मार्च को रिजल्ट अनाउंस होते हैं, सबको पता लगता है कि जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में आई है। तो ऐसे में उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी फिलहाल जो है बिल्कुल शांत है। लेकिन बीजेपी, जिसको कि मतलब जो जीत के आई है, जो कि कहना चाहिए था कि अभी तो वो सिर्फ इस उसमें होती कि हम जीत के आए हैं, यही एक एंजॉय कर रही होती कि हम इस बात को एंजॉय अभी कर रहे हैं सत्ता को, कि शुरुआती एक बार लेकिन इसमें अगर आजमगढ़ सीट को लेकर के अगर असेसमेंट करें सर, 3 दशकों से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर आजमगढ़ सीट को लेकर के अगर हम बात करें, आजमगढ़ सीट में लेकिन मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी लगातार, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके वहां पर विधायक उनके जितने बड़े उनकी सीटें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का अगर क्रॉसवोट नहीं होता है तो इसमें फायदा अब एक निर्दलीय कैंडिडेट को मिल जाता है, बीजेपी को नुकसान दे जाता है। उन्मुख जी। हाँ बिल्कुल। देखिए, आजमगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो आजमगढ़ में क्या था कि जो यशवंत सिंह हैं वो पहले बीजेपी में थे। आजमगढ़ के सारे बीजेपी वाले उनको जानते हैं, और खास बात यह है कि यशवंत सिंह पहले समाजवादी पार्टी में भी थे, तो समाजवादी पार्टी के लोग भी सब उनको जानते थे। यशवंत सिंह की वहां पे एक जो छवि है वो अलग है। यशवंत सिंह ने अपने बेटे को जब वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ाया, तभी ये तय हो गया था कि ये चुनाव जो है ये आजमगढ़ में बहुत दिलचस्प होने वाला है। और जब पार्टी ने, बीजेपी ने जब यशवंत सिंह को निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, तो यशवंत सिंह स्वतंत्र हो गए, और उसके बाद उन्होंने पूरा खुल के अपने बेटे को जब चुनाव लड़ाया, तो उनके जो पुराने संबंध थे, जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, लेकिन बहुत उनके जो तमाम सारे यार दोस्त मित्र हुए या कुछ बड़े बुजुर्ग मिलना चाहिए था, सब एकजुट हुए और उसके बाद वो चुनाव जीते। क्या बढ़त नहीं मिलनी चाहिए थी उनको, थोड़ा सा फायदा नहीं मिलना चाहिए था क्या इस हिसाब से? नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं। ये सच्चाई ये है कि अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में तो 8 जितनी सीटें थी सारी की सारी समाजवादी पार्टी ने जीते थी, और उसके बावजूद अगर इस तरीके से हार हुई है कि ना बीजेपी जीती, उल्टा निर्दलीय वहां जीत गया। बीजेपी को तो हराना एक अलग की बात थी, लेकिन वहां निर्दलीय जीत गया, एक यशवंत सिंह का बेटा जीत गया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी उतने ही मंथन की जरूरत है जिस तरह से वाराणसी में बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है, वैसे ही आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। चलिए, तो यानी कि मंथन करने की दोनों ही राजनीतिक दलों को जरूरत है। बीजेपी के लिए इसलिए ज्यादा चिंता है क्योंकि उनका वो गढ़ है, उनका वो किला है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को इसलिए भी मंथन करने की जरूरत है क्योंकि कोई भी सीट उनको नहीं मिल पाई है, खाता तक नहीं खुल पाया है। और ऐसे में मुख्य मुकाबले के अंदर अगर वो अपने आप को देखना चाहते हैं, 2024 का एक बड़ा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को पाने के लिए अगर तैयारी आज से नहीं तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यह सवाल तो बनता है कि आखिर 3 सीट जो कि बीजेपी से चूक गई है, क्या उसके पीछे के कारण है? क्या भीतरघात हुआ है? क्या अपने ही लोग दूसरे खेमे में चले गए, साथ देने लगते हैं? और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो कि अपने आप को एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर दिखाती भी है, बताती है और नजर भी आती है, लेकिन अगर एमएलसी चुनाव होते हैं तो खाता नहीं खुल पाता है। यह बड़ी चिंता और बड़ी चुनौती है आने वाले समय में दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।